नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 9 में, जहां हम OFDM और मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लास्ट फ्यू लेक्चर्स में जैसे हमने देखा एक OFDM सिग्नल के बारे में, वो एक OFDM सिग्नल किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से ट्रांसमिट होता है और किस तरह से रिसीव होता है। एक OFDM सिग्नल जो एक मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वो एक सिंगल कैरियर सिस्टम से किस तरह से भिन्न होता है, इसके बारे में भी हमने अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि एक OFDM सिग्नल में आप पहले एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जैसे क्वैम मॉड्यूलेटेड सिग्नल की अगर मैं बात करूं, समझिए कोई डेटा आ रही है बिट्स के फॉर्म में, पहले आप उसे एक क्वैम मॉड्यूलेटर या तो फिर PSK मॉड्यूलेटर से पास करते हैं। उसके बाद फिर आप इसे सीरियल टू पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं। सीरियल टू पैरेलल में कन्वर्ट करने के बाद आप बेसिकली ये ब्लॉक को अगर मैं सीरियल टू पैरेलल बोलूं, उसके बाद आप इसे एक IFFT मॉड्यूलेटर, इनवर्स फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म मॉड्यूलेटर, जो एक बेसिकली एक एल्गोरिथम है जो IDFT इंप्लीमेंट करने के लिए, उससे पास करते हैं, ताकि जो आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन सब कैरियर्स है x ऑफ k, जो x ऑफ k आपको मिला है यहां पर 0 से n-1 x ऑफ k जो मिला है, उसे आप x ऑफ n डिस्क्रीट टाइम डोमेन सैंपल्स में कन्वर्ट कर सके। इसके आप डिस्क्रीट टाइम डोमेन सैंपल्स में कन्वर्ट कर सके। उसके बाद आप इसमें एक साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड करते हैं। साइक्लिक प्रीफिक्स और गार्ड इंटरवल, जैसे हमने पढ़ा था, वो बेसिकली आपके इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस, जो OFDM में जो इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस होता है, उसे अवॉइड करता है। तो ये बेसिकली इसकी लेंथ जो होती है, अगर इसके बाद हम बात करें x ऑफ n की, जो OFDM सिंबल है उसकी लेंथ अगर Tn है, तो साइक्लिक प्रीफिक्स की लेंथ हम जनरली Tg से डिनोट करते थे। और Tg के जो हमने एज्यूम किया था, Tg की जो लेंथ है वो आपकी Tm से ज्यादा होगी। Tm जो है वो है आपकी चैनल डिले स्प्रेड। तो ये एजम्पशन के बाद आपकी जो टोटल सिंबल ड्यूरेशन हो जाती है साइक्लिक प्रीफिक्स के बाद OFDM सिंबल की, वो हो जाती है Tn प्लस Tg। तो इसके बाद आपको जो OFDM सिग्नल मिलती है T इक्वल टू Tn प्लस Tg, जो एक OFDM सिंबल ड्यूरेशन Tn, और Tn हमने देखा था, एक भी हमने पढ़ा था कि Tn जो होता है OFDM सिंबल ड्यूरेशन, वो इक्वल टू 1/Δf होता है, और Δf जो है वो है OFDM सब कैरियर स्पेसिंग। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है आपको OFDM सिग्नल में ऑर्थोगोनैलिटी मेंटेन करने के लिए। तो Tn इक्वल टू 1/Δf, Δf जो है सब कैरियर स्पेसिंग है, और टोटल टाइम ड्यूरेशन जो OFDM सिंबल की होगी वो है Tn, जो एक्चुअल OFDM सिंबल ड्यूरेशन, प्लस Tg जो है वो है साइक्लिक प्रीफिक्स ड्यूरेशन। अगर Tn अगर n सैंपल्स है, अगर टाइम डोमेन xn में अगर n सैंपल्स है, अगर 0 से n-1, और Tg में अगर टाउ सैंपल्स है, तो टोटल ड्यूरेशन जो हो जाएगी आपकी n प्लस टाउ नंबर ऑफ सैंपल्स हो जाएगी। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें DAC का प्रयोग करके, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का प्रयोग करके, D2A कन्वर्टर का प्रयोग करके, इसमें एक टाइम डोमेन सिग्नल जो x ऑफ n जो इनपुट में था आपका, उसको टाइम डोमेन सिग्नल में, एक कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसे cos 2π fct से अप कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, इसे अप कन्वर्ट करते हैं RF में, और इसे फिर ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये आपका OFDM ट्रांसमीटर हो जाएगा। तो हमने देखा था कि ये सिंगल कैरियर सिस्टम से इस ब्लॉक्स में भिन्न है, क्योंकि सिंगल कैरियर सिस्टम में आपके सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर नहीं होता है, IFFT ब्लॉक नहीं होता है, साइक्लिक प्रीफिक्स ब्लॉक नहीं होती है, पैरेलल टू सीरियल ब्लॉक नहीं होती है। तो इस मामले में OFDM सिग्नल एक सिंगल कैरियर सिस्टम से भिन्न है। आप इसे फिर RF, जैसे मैंने बताया, RF में आप ट्रांसमिट कर देते हो। उसके बाद आप एक चैनल होता है, एक वायरलेस चैनल, जिसे हमने H ऑफ T से डिनोट किया था। उसके बाद आप रिसीव करते हो, वो है Y ऑफ T, अगर मैं इसे Y ऑफ T कहूं। उसके बाद फिर से आप इसे डाउन कन्वर्ट करते हो, पहले RF सिग्नल में। सो RF में डाउन कन्वर्ट करते हो, उसमें डाउन कन्वर्ट को DC से डिनोट करूंगा, और अप कन्वर्टर को UC से डिनोट करूंगा। तो डाउन कन्वर्ट करने के बाद आप जनरली इसे एक सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक से पहले ट्रांसमिट करते हो, ताकि आपको OFDM सिंबल का जो इसके बारे में हम और अत्यधिक जानकारी आज भी प्राप्त करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक बेसिकली आपको बताता है कि आपकी स्टार्ट ऑफ द OFDM फ्रेम कब होगी, क्योंकि आप देखोगे वाईफाई वगैरह OFDM एक ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिशन होती है। सिंस ये ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिशन है, तो आपको स्टार्ट ऑफ द फ्रेम पता करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए एक टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक का होना बहुत ही जरूरी है। सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक के बाद बेसिकली आप एक
आप इसकी जो साइक्लिक प्रीफिक्स है आप उसको रिमूव करोगे, रिमूव साइक्लिक प्रीफिक्स एक ब्लॉक रहेगा। रिमूव साइक्लिक प्रीफिक्स में आप जो स्टार्टिंग के जो एंड के जो कुछ सैंपल्स थे OFDM के, उसे आप इग्नोर कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। तो जो आपके टाउ सैंपल जो आपने अपेंड किया था स्टार्ट ऑफ द OFDM फ्रेम, वो एंड से आप इसे हटा दोगे, वो करप्टेड सैंपल्स हो जाएंगे। क्योंकि आपकी अगर OFDM सिंबल्स में मल्टीपाथ होता है तो मल्टीपाथ का जो इंपैक्ट, जैसे हमने साइक्लिक प्रीफिक्स के जब पढ़े तब हमने पढ़ा था, वो बेसिकली एंड फ्यू सैंपल्स में होंगे, तो वो एंड सैंपल्स हम इग्नोर कर देंगे। तो साइक्लिक प्रीफिक्स के बाद आपकी जो टोटल OFDM सिंबल ड्यूरेशन वो TN ही बच जाएगी। इसके बाद आप जैसे आपने ट्रांसमीटर में किया था, आप एक FFT का प्रयोग करोगे। FFT से आप आपको जो x ऑफ n टाइम डोमेन सैंपल्स 0 से n-1 तक, उसे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन सैंपल्स 0 से n-1 तक में कन्वर्ट कर दोगे। इसके बाद आप बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन ब्लॉक जो हमने पहले भी पढ़ा था उसका प्रयोग करोगे, ताकि आप एक जो इक्वलाइजेशन करके आप जो ट्रांसमिटेड सिग्नल, ट्रांसमिटेड सब कैरियर से उसका एक एस्टिमेट जनरेट कर सको। तो बेसिकली हम एज्यूम करेंगे कि आपको चैनल इन्फॉर्मेशन पता है, तो बेसिकली आप H ऑफ K और इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे, क्योंकि आप FFT के बाद कर रहे हैं, तो इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन करने के बाद आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा ट्रांसमिटेड सिग्नल का। उसके बाद वापस से आप पैरेलल टू सीरियल का प्रयोग करोगे ताकि ये डेटा सीरियली जनरेट हो जाए और x ऑफ K आपको सीरियल फॉर्म में मिल जाए। उसके बाद आप क्वैम डिमॉड का प्रयोग करोगे, क्वैम डिमॉड का, तो आपको बाद में वापस से बिट्स मिल जाएगा। आपने ट्रांसमिट भी बिट्स से किया था, आपको रिसीव भी बिट्स मिलेगा। तो ये जो डिफरेंट ब्लॉक्स है आपने देखा रिसीवर पे, वो एक सॉर्ट ऑफ रेसिप्रोकल ब्लॉक है ट्रांसमीटर का। अगर मैं RF डाउन कन्वर्टर की बात करूं, एक सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक जो बहुत ही जरूरी है, वो भी एक ब्लॉक आता है रिसीवर में, ताकि आपको जैसे मैंने बताया OFDM का स्टार्टिंग पॉइंट पता चल सके। उसके बाद साइक्लिक प्रीफिक्स रिमूवल, जो आपने ट्रांसमीटर में साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड किया था उससे आप रिमूव करोगे। उसके बाद फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो एक एल्गोरिथम है जो आप DFT इंप्लीमेंट करने के लिए आप जिसका प्रयोग करोगे। उसके बाद आप इसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन करोगे ताकि आप चैनल के इंपैक्ट को नलीफाई कर सके। उसके बाद आप पैरेलल टू सीरियल करेंगे। उसके बाद हम क्वैम, जो सीरियल डेटा आपकी जो जनरेट हो रही है सीरियल सिंबल्स, उसे क्वैम डिमॉडुलेट करके आप बिट्स में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये एक आपको दिखा OFDM ट्रांसमिशन रिसेप्शन और एक OFDM सिस्टम का पूरा ब्लॉक डायग्राम। तो इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि आपकी जो टोटल n सब कैरियर, जैसे इनपुट में मैं बताऊंगा सीरियल टू पैरेलल का ट्रांसमीटर में जो n है, मैं इसे कुछ और अलग कलर से डिनोट करना चाहूंगा। तो मैं अगर n की बात करूं, जो आपके n OFDM सब कैरियर्स, जैसे हमने एक एग्जांपल दिखा था IEEE 802.11a, जहां पर n की वैल्यू हमने 64 ली थी। जो n टोटल सब कैरियर्स है उसमें हमने देखा था कि जो टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स n इक्वल टू 64, उसमें बहुत बार जो एक्चुअल डेटा सब कैरियर्स है वो कम होते हैं टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स। जो ND की जो वैल्यू रहेगी आपकी, वो जनरली n से कम होगी। तो जैसे हमने 802.11 एक एग्जांपल देखा था, n की वैल्यू वहां पर 64 थी, ND की वैल्यू उसमें सिर्फ 48 थी। हम आगे जाके एक दो एग्जांपल और देखेंगे वाईफाई का, जिसमें 802.11 AC आता है, जहां पर देखेंगे n की वैल्यू 64 होने के बाद भी ND की वैल्यू 56 है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हैं, कौन सी OFDM स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर ये नंबर ऑफ सब कैरियर, टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स और टोटल नंबर ऑफ डेटा सब कैरियर जनरली वेरी होता है। तो जैसे मैंने 802.11 का एग्जांपल लिया है 802.11a, और ये सेम एग्जांपल 802.11g में भी फॉलो होता है, IEEE 802.11a और 802.11g स्टैंडर्ड, जो जिसे हम वाईफाई के नाम से भी जानते हैं, वाईफाई 2 और वाईफाई 3 के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स आपकी 64 है, ND 48 है और NP जो नंबर ऑफ पायलट्स है वो 4 होती है और नंबर ऑफ गार्ड इंटरवल्स 12 है। इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो एक सब कैरियर है वो DC के नाम से भी डिनोट किया जाता है उसे। तो टोटल 11 + 1, 11 आपकी गार्ड इंटरवल से, एक तरफ 5, एक तरफ 6 और बीच में एक DC। टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स अगर आप ऐड करोगे 64 + 48 + 4 + 12, आपको टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर 64 मिल जाएंगी। तो ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो मैंने इसको फिर से अगर संक्षेप में लिखने की कोशिश करूंगा तो n विल बी इक्वल टू, आपकी टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर जो होंगी वो n विल बी इक्वल टू ND + NP +
जी, जो एनजी हो आपकी गार्ड इंटरवल्स है, एनपी जो है नंबर ऑफ पायलट्स है, और एनडी जो है वो है आपके टोटल नंबर ऑफ डेटा सब कैरियर्स। तो ये भी हमने देखा था, और इसके बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। हमने ये भी देखा था कि आपको अगर टोटल बैंडविड्थ दी हुई है और टोटल सिंबल ड्यूरेशन दी हुई है, तो उसके बेसिस पे आप कैसे डेटा रेट भी ओएफडीएम में निकाल सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि साइक्लिक प्रीफिक्स का ओवरहेड वो आप किस तरह से निकालते हो, वो बेसिकली टाउ बाय एन। अगर टाउ आपकी टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो आप साइक्लिक प्रीफिक्स के रिजर्व कर रहे हैं, और एन जो है टोटल नंबर ऑफ टाइम डोमेन सैंपल्स। अगर सेम मैं IEEE 802.11a या जी की बात करूं, तो उसमें टाउ की वैल्यू 16 होती है और टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर 64 होता है, तो ये आती है 0.25। यानी इसमें जो साइक्लिक प्रीफिक्स ओवरहेड है 802.11a या जी में है वो है 25%। तो साइक्लिक प्रीफिक्स ओवरहेड की वजह से हमने ये भी देखा था कि आपकी डेटा रेट में कमी हो जाती है। तो आपकी डेटा रेट में कमी हो जाती है, ये हमने देखा था कि अगर साइक्लिक प्रीफिक्स का ओवरहेड 16 है तो आपकी डेटा रेट जो इफेक्टिव डेटा रेट है वो 0.8 R हो जाती है। यानी आपको जो इफेक्टिव डेटा रेट मिलती है वो सिर्फ 80% ऑफ द एक्चुअल डेटा रेट होती है। तो इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ओएफडीएम सिस्टम में ड्रॉबैक्स कौन से होते हैं और एडवांटेजेस कौन से होते हैं। तो एडवांटेजेस हमने ये भी देखा कि ओएफडीएम सिस्टम हमने बहुत विस्तार में पढ़ा था कि ओएफडीएम सिस्टम में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ओएफडीएम सिस्टम एक सिंगल कैरियर सिस्टम या मल्टी कैरियर सिस्टम से किस तरह से बेहतर होता है, इसके बारे में हमने पहले जब ओएफडीएम के बारे में हमने पढ़ा था। तो उससे मैं संक्षेप में वापस से दोहराना चाहूँगा कि एक ओएफडीएम सिस्टम बाय डिवाइडिंग द चैनल इनटू नैरो बैंड फ्लैट फीडिंग चैनल, जब आप ओएफडीएम सिस्टम में एक चैनल को आप नैरो बैंड फ्लैट फीडिंग चैनल में कन्वर्ट कर देते हो, तो आप बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल को फ्लैट फीडिंग में कन्वर्ट कर देते हो, ताकि हर एक सब चैनल में आपको फ्लैट फीडिंग का ही इम्पैक्ट पड़े। उसकी वजह से आपको रिसीवर पे कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट जो टाइम डोमेन इक्वलाइजर्स होते हैं उनका प्रयोग की आवश्यकता ना पड़े। तो एक मेजर एडवांटेज ओएफडीएम का जो हमने पहले भी पढ़ा है वो है कि ओएफडीएम जो सिग्नल होता है, ओएफडीएम एक सिग्नल जो चैनल को नैरो बैंड सब चैनल्स में कन्वर्ट कर देता है, उसकी वजह से आपका एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग का इम्पैक्ट नहीं रहता है, वो एक फ्लैट फीडिंग इम्पैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से आपको रिसीवर पर कॉम्प्लिकेटेड टाइम डोमेन इक्वलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक नॉर्मल, जैसे हमने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन का प्रयोग करके चैनल के इम्पैक्ट को नलीफाई कर सकते हैं। और सेकंड हमने देखा था ये स्पेक्ट्रली एफिशिएंट है। अगर मैं कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन स्कीम्स की बात करूं, जहां पर आप एक गार्ड बैंड का प्रयोग करते हो दो सब कैरियर्स के बीच में, ओएफडीएम में आप सब कैरियर्स ओवरलैप करते हैं। इसकी वजह से ये स्पेक्ट्रली एफिशिएंट मॉड्यूलेशन स्कीम है। इसकी वजह से ये स्पेक्ट्रली एफिशिएंट मॉड्यूलेशन स्कीम है, क्योंकि ये सब कैरियर्स इसमें ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप की वजह से इसमें इफेक्टिव जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। हमने जब देखा था टोटल बैंडविड्थ जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है इसमें विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n इंटू बाय Tn, ये हमने पढ़ा था। तो ये अगर आप कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन से कंपेयर करें तो काफी हद तक इसमें टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन में आपको एक गार्ड बैंड का प्रयोग करना पड़ता है, और उसके अलावा आप जब पल्स चिपिंग फिल्टर जैसे रूट रेज कोसाइन का प्रयोग करते हैं तो उसमें स्पेक्ट्रल इसमें बेसिकली आपको टाइम डोमेन में सैंपल्स इलोंगेट हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है। ये भी हमने पहले पढ़ चुका है। और इसके अलावा हमने देखा कि अगर हम साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग करें ओएफडीएम सिग्नल में, तो उसकी वजह से आप इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस और इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस को भी मिटिगेट कर सकते हैं, उसकी भी इम्पैक्ट को आप कम कर सकते हैं साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग करने की वजह से। ये भी हमने पढ़ा था। तो ओएफडीएम सिस्टम का डिजाइन काफी सिंपल हो जाता है, खासकर फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फीडिंग चैनल में, जहां पर आप साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग करके उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने अगर चैनल कोडिंग का और प्रयोग किया, जिसे हम जनरली COAFDM से भी कहते हैं, कोडेड ओएफडीएम, जहां अगर आप फॉरवर्ड एरर करेक्शन जैसे कन्वोल्यूशनल कोडिंग या लीनियर ब्लॉक कोड्स का प्रयोग करें ओएफडीएम के साथ, तो आप बेसिकली जो बर्स्ट सिंबल एरर है उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल में अगर कोई बर्स्ट एरर
प्रोड्यूस हो रहा है, तो कोडेड OFDM की वजह से अगर आपने चैनल कोडिंग का भी प्रयोग किया है और इंटरलीविंग का प्रयोग किया है, तो जो भी थोड़े बहुत सिंबल्स आप लूज कर रहे हैं चैनल के इम्पैक्ट की वजह से, उसे भी आप रिकवर कर सकते हैं जब आप कोडेड OFDM का प्रयोग करते हैं। कोडेड OFDM का मतलब ये होता है आप OFDM के ऊपर फॉरवर्ड एरर करेक्शंस का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कन्वोल्यूशनल कोड्स, लीनियर ब्लॉक कोड्स या कोई और इत्यादि एरर करेक्शंस कोड्स का। और जैसे मैंने बताया कि आपको चैनल इक्वलाइजेशन काफ़ी सिंपल हो जाती है फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन की वजह से, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि जो कन्वोल्यूशन होता है टाइम डोमेन में वो एक मल्टीप्लिकेशन हो जाता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो अगर आपको जो ट्रांसमिटेड सिंबल्स है वो रिकवर करने, तो बस सिर्फ आपको जो रिसीव सब कैरियर सिंबल्स है उससे आपको चैनल के जो स्पेसिफिक इम्पैक्ट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको एक जो ट्रांसमिटेड सब कैरियर सिंबल्स है उसे आप आराम से रिकवर कर सकते हैं। तो इसकी प्रयोग से आपकी जो चैनल इक्वलाइजेशन OFDM में वो काफ़ी सिंपल हो जाती है। आपको रिसीवर पे कोई कॉम्प्लिकेटेड एडेप्टिव फिल्टरिंग या कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन फीडबैक इक्वलाइजर्स वगैरह के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी जो इक्वलाइजेशन रिसीवर पे वो काफ़ी सिंपल हो जाती है OFDM सिस्टम्स में। अब हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ OFDM। तो जैसे जो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक तो हमने देखा कि एडवांटेजेस क्या है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे OFDM के। इसके बारे में हमने संक्षेप में पहले भी पढ़ा है कि OFDM में, क्योंकि अब OFDM में जो पीक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एवरेज पावर के मुताबिक, क्योंकि इसमें जो सब कैरियर्स है, अगर आप देखोगे इक्वेशन, सब कैरियर्स में बेसिकली आप x ऑफ k e⁻j 2π/n ये IFFT का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें समेशन की वजह से, और समेशन जो 0 से n-1 तक है, इसकी वजह से कोई सबकैरियर्स कंस्ट्रक्टिवली भी ऐड हो सकते हैं। जब सबकैरियर्स कंस्ट्रक्टिवली और सब चैनल जब कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो जाते हैं, तो बेसिकली इसमें पीक पावर जनरेट हो जाता है, और उसकी वजह से एक मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि आप इसमें जो हाई एफिशिएंट नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर्स है उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो पीक टू एवरेज पावर रेशियो एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक है OFDM सिग्नल्स के लिए। इसके लिए काफ़ी टेक्निक्स भी प्रपोज की गई है लिटरेचर में, इसको कैसे एलिविएट किया जाए। कुछ टेक्निक्स क्लिपिंग के माध्यम से, या तो विंडोइंग के माध्यम से, या तो टोन रिजर्वेशन के माध्यम से, या टोन कैंसलेशन के माध्यम से, बहुत सारी टेक्निक्स लिटरेचर में प्रपोज की गई है ताकि आप पीक टू एवरेज पावर रेशियो जो प्रॉब्लम है OFDM में उसमें उसको कम कर सके। तो जैसे मैंने बताया, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ OFDM एज कंपेयर टू सिंगल कैरियर सिस्टम इज द पीक टू एवरेज पावर रेशियो। इसकी जो पीक पावर है, पीक टू एवरेज पावर रेशियो काफी ज्यादा होती है। एंड OFDM सिग्नल कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंटली मॉड्यूलेटेड कैरियर। जैसे मैंने बताया OFDM सिंबल्स जैसे इंडिपेंडेंट मॉड्यूलेटेड कैरियर, हर एक कैरियर सब चैनल्स में एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूलेशंस का प्रयोग कर रहे हैं, क्वैम मॉड्यूलेशंस को, लेकिन हर एक सिंबल इंडिपेंडेंट हो सकता है। जैसे क्वैम में अगर क्वैम की बात 16 क्वैम की बात तो 16 सिंबल्स होंगे। ये 16 सिंबल्स हर एक सब कैरियर्स पे इंडिपेंडेंटली जाएंगे। ये 16 सिंबल्स उससे कंस्ट्रक्टिवली ऐड हो जाए, उसकी वजह से आपकी पीक पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वही मैंने बताया यहाँ पे, व्हेन दे एडेड कोहेरेंटली गिव अ लार्ज पीक पावर। जब ये इंडिपेंडेंट मॉड्यूलेटेड सिंबल से कोहेरेंटली जब ये ऐड हो जाएंगी तो आपको पीक पावर काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। Large peak power causes nonlinear distortions in the transmitted OFDM signal when it is passed through high power amplifier। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि आपकी पीक टू एवरेज पावर रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी इन्वेलप में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। सिंस इन्वेलप में आपकी काफ़ी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो अगर आप नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर का प्रयोग करोगे या हाईली पावर एफिशिएंट नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर्स का प्रयोग करोगे, तो आपको बेसिकली आउटपुट पे क्लिपिंग या डिस्टॉर्शंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप बाइसिंग पॉइंट सेट करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर आपने बाइसिंग पॉइंट सेट भी किया है नॉन लीनियर रीजन में, तो आपकी जो हाई पीक पावर की वजह से ये जो सिग्नल है वो क्लिप हो जाएगी आउटपुट में। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाया भी है यहाँ पर, जैसे आपके इनपुट में आप समझिए n कैरियर्स आ रहे हैं और आपने n पॉइंट IDFT का प्रयोग किया है, यानी IFFT का प्रयोग किया है, और उसके बाद आपको एक समझिए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मिल रहा है। इसे हम जनरली x ऑफ n, ये कंटिन्यूस टाइम है तो हम x ऑफ t से जनरेट कर रहे हैं, समझिए RF सिग्नल है डैक के बाद। उसके बाद हमने एक नॉन लीनियर सिस्टम का प्रयोग किया है। नॉन लीनियर सिस्टम एक नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर को दर्शाता है। नॉन लीनियर सिस्टम जो है वो एक नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर को दर्शाता है। तो इसकी वजह से देखो, क्योंकि ये अगर नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर का आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो जनरली वो इस तरह की नज़र आती है। तो कुछ पॉइंट के बाद ये इनपुट है, अगर इसको मैं
नोट करूँगा, अगर ये P इनपुट है और ये P आउटपुट है, इसको वोल्टेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो कुछ इनपुट के बाद ये सैचुरेट हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ तक का बाइसिंग पॉइंट यहाँ पर भी सेट किया है, तो क्योंकि इसमें इतनी फ्लक्चुएशंस हो रही है, तो अगर इनपुट बढ़ भी रहा है, इनपुट पावर जैसे बढ़ेगा तो आउटपुट पावर क्लिप हो जाएंगी, जो यहाँ नज़र आता है। अगर इनपुट यहाँ पर आपने बढ़ा दिया यहाँ पर, तो बेसिकली ये जो पावर है यहाँ पर वो क्लिप हो जाएगी, वही नज़र यहाँ पर भी आता है। आपकी जो इनपुट है यहाँ पर उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, इसलिए बाइसिंग पॉइंट सेट करना बहुत डिफिकल्ट। अगर आपने फिक्स बाइसिंग पॉइंट सेट कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक क्लिपिंग हो जाएगी, इसकी वजह से आपको जो ये सिग्नल है वो क्लिप हो जाएगी, वो जो यहाँ पर भी आपको नज़र आता है। और इसे अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, y ऑफ टी जो आउटपुट होगा पावर एम्पलीफायर का नॉन लीनियर सिस्टम का, वो इक्वल टू x ऑफ टी होगा जब तक x ऑफ टी a से कम है। a अगर क्लिपिंग पॉइंट है आपका, a अगर क्लिपिंग पॉइंट है तो जब तक इनपुट सिग्नल जो a से अगर कम है तो क्लिपिंग नहीं होगा। जहां वो a के ऊपर गया इनपुट सिग्नल तो आपकी क्लिपिंग हो जाएगी, a पर वो जाके फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपके जो पावर एम्पलीफायर आउटपुट में काफ़ी डिस्टॉर्शंस जनरेट हो जाते हैं। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है OFDM सिग्नल का। तो ये क्लिपिंग की वजह से आपको क्लिपिंग, जैसे मैंने बताया, क्लिपिंग होगी और स्पेक्ट्रल रीग्रोथ होगा। स्पेक्ट्रल रीग्रोथ यानी आपके जो एडजेसेंट चैनल में लीकेज हो जाएंगे, क्योंकि आपने एब्रप्टली कोई सिग्नल को अगर क्लिप कर दिया, उसमें हाई फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन जनरेट होंगे और उसकी वजह से आपके जो आउट ऑफ बैंड में भी, आपके जो डिजायर्ड सिग्नल बैंड के बाहर जो बैंड होती है, आउट ऑफ बैंड में भी आपकी बेसिकली लीकेज होगी। उसे हम जनरली एडजेसेंट चैनल लीकेज के नाम से जानते हैं। तो प्रॉब्लम्स विद हाई PAPR, जैसे मैंने बताया, इट कॉम्प्रोमाइजेस एफिशिएंसी ऑफ हाई पावर एम्पलीफायर। ये हाई पावर एम्पलीफायर के एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज करता है, तो आप नॉन लीनियर हाईली एफिशिएंट पावर एम्पलीफायर्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये एक मेजर ड्रॉबैक है OFDM सिग्नल का। अनटिल अनलेस आप कुछ PAPR के एलिवेशन टेक्निक का प्रयोग करें या किसी तरह से PAPR कम करें, तभी आप कोई नॉन लीनियर हाई एफिशिएंट पावर एम्पलीफायर्स का प्रयोग कर पाएंगे। अदरवाइज हाई PAPR सिग्नल में आप जनरली हाई पावर एम्पलीफायर का प्रयोग, एफिशिएंट हाई पावर एम्पलीफायर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको प्रयोग भी करना है तो आपको पावर एम्पलीफायर को लीनियर रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा। जो मैं लीनियर रीजन की बात करूं, लीनियर रीजन ये रीजन होता है जो यहाँ पर सॉर्ट ऑफ जो लीनियर रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जहां आपने पावर एम्पलीफायर को लीनियर रीजन में ऑपरेट किया तो उसकी पावर एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। अगर आपको डिस्टॉर्शंस नहीं चाहिए तो आपको पावर एम्पलीफायर को लीनियर रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन लीनियर रीजन में आपकी पावर एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आपने इसे नॉन लीनियर रीजन में ऑपरेट किया, सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट किया, तो वहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, लेकिन उसमें आपको बहुत सारा डिस्टॉर्शंस का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है हाई पीक टू एवरेज पावर रेशियो का OFDM सिग्नल में। इसके अलावा क्योंकि आपकी जो सिग्नल के डायनेमिक रेंज काफ़ी रैंडमली काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है, तो इसके लिए आपको हाई रेजोल्यूशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो सिग्नल की डायनेमिक रेंज है वो PAPR की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको अगर आपको एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना हो सिग्नल, तो एक हाई डायनेमिक रेंज A to D कन्वर्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। और जहां आपने हाई रेजोल्यूशन A to D कन्वर्टर का प्रयोग किया तो आपकी कम्प्लेक्सिटी और पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। जैसे आपने ज़्यादा रेजोल्यूशन A to D कन्वर्टर का आपने प्रयोग किया, क्योंकि आपकी PAPR सिग्नल की PAPR काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आपकी सिस्टम में एडिशनल कम्प्लेक्सिटी, एडिशनल पावर कंजम्पशन भी ले आएगी। तो आपकी रिसीवर जो फ्रंट एंड होती है, जहाँ पर आपने A to D का प्रयोग किया, तो आपकी वो डिज़ाइन और कम्प्लेक्स हो जाएगी और उसकी पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये 2-3 मेजर ड्रॉबैक है हाई PAPR सिग्नल की। एक तो आपको पावर एम्पलीफायर को लीनियर रीजन में ऑपरेट करना पड़ेगा। लीनियर रीजन में जहां आपने ऑपरेट किया विद बैक ऑफ, तो उसकी वजह से आपकी पावर एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाएगी। उसके अलावा आपको हाई रेजोल्यूशन A to D का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हाई PAPR सिग्नल में डायनेमिक रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। जहां आपने हाई रेजोल्यूशन A to D का प्रयोग किया तो आपकी पावर कंजम्पशन रिसीवर पे और कम्प्लेक्सिटी जो रिसीवर की है वो भी बढ़ जाएगी। तो PAPR को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पीक पावर, जो न्यूमरेटर में से पीक पावर के नाम से डिनोट करेंगे हम, और डिनोमिनेटर में है एवरेज पावर। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो ये एवरेज पावर हो जाएगी। तो पीक पावर बाय एवरेज पावर इज नोन एज पीक टू एवरेज पावर रेशियो, पीक टू एवरेज पावर रेशियो।
यहां मैंने ये भी पूछा है व्हाट इज द पीएपीआर ऑफ अ स्क्वायर वेव और व्हाट इज द पीएपीआर ऑफ अ साइन वेव। तो स्क्वायर वेव अगर आप देखोगे तो स्क्वायर वेव में अगर आप देखोगे स्क्वायर वेव बेसिकली एम्पलीट्यूड जनरली कांस्टेंट होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता एम्पलीट्यूड का। तो जो पीएपीआर ऑफ स्क्वायर वेव का वो जनरली 1 होता है या 0 dB, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है तो उसमें पीक पावर एवरेज पावर सेम होगा, उसकी वजह से उसमें कोई पीएपीआर नहीं होता है। अगर मैं साइन वेव की बात करूं, साइन वेव में अगर आप पीएपीआर कैलकुलेट करना चाहोगे तो वो 1 अपॉन जो पीक पावर होता है उसके बाद उसकी एवरेज पावर होती है वो 0.5 होती है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। वो इसको दूसरे कलर से डिनोट करूंगा, तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 यानी 3 dB। तो हमने देखा स्क्वायर वेव की पीएपीआर वैल्यू 0 dB यानी 1 होती है, वेयर साइन वेव की जो पीएपीआर वैल्यू होती है वो होती है 2, 1 अपॉन 0.5 और दैट इज इक्वल टू 3 dB। अब मैंने पूछा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीएपीआर फॉर ओएफडीएम सिग्नल विद n सब कैरियर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे ओएफडीएम सिग्नल किस तरह से जनरेट होता है, हम जनरली n पॉइंट IFFT का प्रयोग करते हैं ट्रांसमीटर में एक ओएफडीएम सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि आप जनरली इक्वल टू 0 to n-1 x of k e to power j 2 pi k n by n का प्रयोग करता है। अगर मैं ये एज्यूम करूं कि जो x के सब कैरियर्स है आपकी, जो x के सब कैरियर सब कोहेरेंटली ऐड हो रहे हैं, सब कोहेरेंटली ऐड हो रहे हैं और हर एक सब कैरियर की जो पावर है वो 1 है, तो आपकी टोटल जो पीएपीआर के हर एक सब कैरियर की जो एवरेज पावर वो 1 है, तो टोटल जो न्यूमरेटर में जो आपकी पावर हो जाएगी वो n टाइम्स द एवरेज पावर ऑफ x ऑफ k डिवाइडेड बाय एवरेज पावर x ऑफ k। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो है n, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ पीएपीआर विद n सब कैरियर्स कैन बी n। क्योंकि अगर मैं एज्यूम करूं कि हर एक सब कैरियर कोहेरेंटली ऐड हो रहा है, जब सब कैरियर्स कोहेरेंटली ऐड हो रहे हैं तो मैक्सिमम पावर आपकी n टाइम्स द एवरेज पावर ऑफ ईच सब कैरियर डिवाइडेड बाय एवरेज पावर ऑफ सब कैरियर। सो ये आपकी टोटल जो पीएपीआर आ जाएगी वो n हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पीएपीआर, जैसे मैंने बताया, पीएपीआर को एलिविएट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स प्रपोज की गई हैं, बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है जहां पर बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं। एक जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिया, विंडोइंग का प्रयोग कर सकते हैं, क्लिपिंग का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ मेथड्स जहां पर आप कुछ टोन्स को रिजर्व कर सकते हैं, जहां पर आपको लग रहा है कि पीएपीआर वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप कुछ टोन्स को रिजर्व कर सकते हैं ताकि आपकी टोटल पीएपीआर वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन हर एक जो टेक्निक प्रपोज की गई लिटरेचर में उसमें कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ है। जैसे मैं अगर विंड क्लिपिंग की बात करूं, अगर जहां आपने क्लिपिंग का प्रयोग किया तो बेसिकली उसकी वजह से आपको रिसीवर पे बिट रेट में डिग्रेडेशन आ जाएगी और उसकी वजह से आपको स्पेक्ट्रल रीग्रोथ या एडजेसेंट यानी इंटरफ्रेंस का भी सामना करना पड़ेगा। विंडोइंग से आपकी कुछ हद तक जो स्पेक्ट्रल रीग्रोथ की प्रॉब्लम है और जो क्लिपिंग की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, लेकिन विंडोइंग का प्रयोग करोगे तो आपके टाइम डोमेन में वो सैंपल्स एक्सटेंड हो जाएंगे, उसकी वजह से आपको जो आपकी डेटा रेट में वो कमी आ सकती है। तो कुछ प्रोस एंड कॉन्स, कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हर एक टेक्निक के हैं। तो ये एग्जांपल मैं यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ कि अगर आपने विंडोइंग का प्रयोग किया तो किस तरह से आप पीएपीआर लेवल को कम कर सकते हैं। तो अगर आप देखो कि जो ओरिजिनल सिग्नल जो ओरिजिनल सिग्नल है वो यहाँ पर डिनोट किया गया है, जो यहाँ पर कुछ, इसको कलर फिर से, ये ओरिजिनल सिग्नल अगर आप देखोगे ये ओरिजिनल सिग्नल है जहाँ पर कुछ पीक्स आपको दिखेंगे, कुछ पीक्स हैं ओरिजिनल सिग्नल में। ये पीक्स की वजह से ये इसमें हाई पीएपीआर सिग्नल जनरेट हो रहा है। इसमें 3 पीक्स बताया गया, पीक 1, पीक 2 एंड पीक 3। तो यहाँ 3 पीक्स है इस सिग्नल में, इसकी वजह से सिग्नल में काफ़ी ज़्यादा पीएपीआर है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो पीक्स है, जो हाइयर पीक्स है वो कम से कम एक लेवल से नीचे आ जाए ताकि आपकी टोटल पीएपीआर वैल्यू कम हो जाएंगी। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो हम एक विंडो का प्रयोग करेंगे। एक विंडो के बारे में थोड़ा जानकारी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। बहुत सारे के विंडोज होते हैं। विंडोइंग यानी आपकी जो पल्स शेप है उसको थोड़ा स्मूथ कर दोगे ताकि आपकी जो हाई फ्रिक्वेंसी वेरिएशन है, हाई पीएपीआर सिग्नल है, उससे में आप कमी ला सको। तो यहाँ देखोगे आप विंडोइंग का प्रयोग करके आपने जो ओरिजिनल सिग्नल था उसे एक न्यू सिग्नल जो है उसमें कन्वर्ट
कर दिया और न्यू सिग्नल का जो पीक्स है वो विंडो लेवल से कम है। अगर आप यहाँ पर देखोगे और यहाँ देखोगे और अगर यहाँ देखोगे जो तीनों पीक्स थी उसमें कमी आ गई है। इसकी वजह से आपकी जो न्यू PAPR होगी वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू ओरिजिनल PAPR, क्योंकि और इसका ड्रॉबैक्स भी है, बट इसकी वजह से आपकी जो डिस्टॉर्शन है रिसीवर पे वो कम हो जाएंगी। आपकी जो आप बेसिकली आप एक हाईली पावर एफिशिएंट पावर एम्पलीफायर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं और एक ADC का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसकी डायनेमिक रेंज ज़्यादा नहीं है। तो विंडोइंग की मदद से आप कुछ हद तक PAPR प्रॉब्लम की में कमी ला सकते हैं। सेम एग्जांपल मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखाया है। अगर क्लिपिंग का प्रयोग करेंगे तो आपको स्पेक्ट्रल रीग्रोथ और एडजेसेंट चैनल लीकेज का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह से आपका एडजेसेंट चैनल पावर रेशियो भी बढ़ जाएगा और एडजेसेंट जो नेक्स्ट चैनल होगा उसमें आपकी इंटरफ्रेंस होगी। लेकिन अगर मैंने विंडोइंग का प्रयोग है जैसे कैसर विंडो, कोसाइन विंडो, तो उसमें आप देखोगे आपकी जो एडजेसेंट चैनल लीकेज कम हो गई है, आपके एडजेसेंट चैनल में इंटरफ्रेंस भी कम हो गई है। इसकी वजह से आपके जो एडजेसेंट चैनल में जो डिस्टॉर्शंस होती थी हाई PAPR सिग्नल की वजह से उसमें कमी आ गई है। तो ये दर्शाता है कि अगर हमने प्रॉपर विंडोइंग का प्रयोग किया है उसकी वजह से आपकी आउट ऑफ बैंड रेडिएशन जो होती है, स्पेक्ट्रल रीग्रोथ जो होती है आउट ऑफ बैंड में, या तो जो एडजेसेंट चैनल लीकेज है उसमें कमी आ जाएगी और उसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ OFDM। तो और क्या क्या ड्रॉबैक्स है OFDM के। तो हमने अभी देखा PAPR एक मेजर ड्रॉबैक है। अब हम देखेंगे इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस। तो हमने देखा था कि OFDM जो सिग्नल होता है उसमें ऑर्थोगोनैलिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपके सब कैरियर्स ऑर्थोगोनल नहीं होंगे क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो रहा है सब कैरियर्स का, तो रिसीवर पे आपके इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस जनरेट हो जाएगी। और ऑर्थोगोनैलिटी किस तरह से ऑर्थोगोनैलिटी पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफसेट का इम्पैक्ट पड़ सकता है। फ्रीक्वेंसी ऑफसेट ये होता है जब आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर के जो फ्रीक्वेंसीज है वो अलग अलग है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज जैसे वाईफाई सिग्नल की बात करूँ, अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज में भेज रहा हूँ और या 5 गीगाहर्ट्ज में भेज रहा हूँ और रिसीवर पे आपका जो लोकल ऑसिलेटर है वो भी 2.4 गीगाहर्ट्ज जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ऑसिलेटर्स इंडिपेंडेंट है। तो जो ट्रांसमीटर में 2.4 गीगाहर्ट्ज है और जो रिसीवर का 2.4 गीगाहर्ट्ज है उसमें थोड़ी मिसमैच आ सकती है। इस मिसमैच की वजह से आपके रिसीवर पे फ्रीक्वेंसी ऑफसेट हो सकता है। तो OFDM सिग्नल्स आर मोर सेंसिटिव टू कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफसेट एंड फेज नॉइज देन सिंगल कैरियर सिस्टम। जैसे मैंने बताया OFDM सिग्नल जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी फेज नॉइज कंपेयर टू सिंगल कैरियर सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्थोगोनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफसेट की वजह से आपकी ऑर्थोगोनैलिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसकी वजह से इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस जनरेट हो जाएगा। तो जैसे फेज नॉइज और फ्रीक्वेंसी ऑफसेट आर टू मेन फिनोमिना दैट कॉजेज इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस। फेज नॉइज और फ्रीक्वेंसी ऑफसेट दो फिनोमिना जिसकी वजह से आपकी इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस जनरेट हो जाएगी। जैसे मैंने बताया फ्रीक्वेंसी ऑफसेट जो होती है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस जो होती है उसे फ्रीक्वेंसी ऑफसेट कहते हैं। और जो फेज नॉइज होती है वो रैंडम फेज नॉइज, रैंडम फेज जिटर जो बेसिकली लोकल ऑसिलेटर्स या मिसमैच इन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसीज की वजह से होती है। तो ये डॉपलर की वजह से भी हो सकती है या मिसमैच इन ट्रांसमीटर रिसीवर फ्रीक्वेंसी की वजह से भी हो सकती है, और कोई मूवमेंट अगर आप भी स्टैटिक हो, रिसीवर भी स्टैटिक है, आपको ऑब्स्टिकल्स मूव कर रहे हो उसकी वजह से भी आपके रिसीवर में फ्रीक्वेंसी ऑफसेट हो सकती है। तो एग्जांपल दूंगा, जैसे अगर मैं मिसमैच इन ऑसिलेटर्स की बात करूं तो बहुत सारे ऑसिलेटर्स ये डिफाइन करते हैं कि उसमें जो एक्यूरेसी होती है 1 पार्ट पर मिलियन हो सकती है। 1 पार्ट पर मिलियन यानी आपके हर एक 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में, अगर 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में 1 हर्ट्ज की एरर आ सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में 1 हर्ट्ज का एरर आएगा। अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो 802.11a का अगर 11a में, तो आप अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी आपकी 5 गीगाहर्ट्ज है और ये बताया गया है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर्स में वो 1 पार्ट पर मिलियन में एक्यूरेसी है, तो इसकी जो हम इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफसेट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी जो F0 की वैल्यू है 5 गीगाहर्ट्ज है, उसमें ये बताया गया कि आपकी 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में 1 हर्ट्ज का एरर, इसे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं F0 जो आपकी 5 गीगाहर्ट्ज है मल्टीप्लाइड बाय जो आपका एरर है, तो उसके आपको जो टोटल ऑफसेट है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, जिसमें इसमें ऑफसेट की वैल्यू आई है डेल्टा FE 5 किलोहर्ट्ज। तो ये दिखे, क्योंकि इससे आपको दिखेगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है वो मैक्सिमम
5 किलो हर्ट्ज हो सकती है बिकॉज ऑफ लोकल ऑसिलेटर मिसमैच। तो आपके जगह समझिए कैरियर फ्रिक्वेंसी अगर आपके समझिए सब कैरियर 312.5 किलो हर्ट्ज थी, उसमें 5 किलो हर्ट्ज तक का एरर आ सकता है रिसीवर में। इसकी वजह से आपके ऑर्थोगोनैलिटी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उसकी वजह से आपके इंटर कैरियर इंटरफेरेंस रिसीवर पे हो सकती है। So the performance of OFDM system can suffer due to various systems of channel induced impairment. These are frequency offset जो हमने देखा है, टाइमिंग मिसमैच भी हमने देखा है, टाइम वेरिंग चैनल एंड नॉनलीनियर सिस्टम बिहेवियर। तो नॉनलीनियर सिस्टम बिहेवियर हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है PAPR के माध्यम से। फ्रीक्वेंसी ऑफसेट हमने लास्ट स्लाइड में देखा, इसके बारे में हम अत्यधिक जानकारी आगे जाके प्राप्त करेंगे। टाइमिंग मिसमैच जो है हम उसके बारे में भी अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। और टाइम वेरिंग चैनल बेसिकली जनरली डॉपलर की वजह से होता है, वो एक फ्रीक्वेंसी ऑफसेट को जनरेट करता है। तो अगर हम जो फ्रीक्वेंसी ऑफसेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेसिकली एक एक्सटेंडेड फॉर्म है टाइम वेरिंग चैनल का। इसके बारे में हम अत्यधिक जानकारी आगे के स्लाइड्स में प्राप्त करेंगे। तो पहले टाइमिंग ऑफसेट के बारे में पढ़ते हैं। इफ द साइक्लिक प्रीफिक्स लेंथ ऑफ द OFDM ब्लॉक टाउ, जिसे हमने देखा था OFDM ब्लॉक के जो टाउ नंबर ऑफ सैंपल्स हम एज अ साइक्लिक प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं, जो आप एंड ऑफ द OFDM सिंबल्स को कॉपी करके फ्रंट में अपेंड करते हैं। अगर वो ग्रेटर होता है टाइमिंग ऑफसेट से तो बेसिकली उसका इंपैक्ट ज़्यादा नज़र नहीं आता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। अगर टाउ की वैल्यू आपकी जो टाइमिंग ऑफसेट है उससे ज़्यादा है तो बेसिकली उसका इंपैक्ट इतना नहीं आता है। तो इसे हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए, जैसे हमने ये एक्सप्रेशन देखा, ये बेसिकली आपके OFDM ट्रांसमीटर का एक्सप्रेशन है, जहाँ पर IDFT है। IDFT कंटिन्यूस टाइम मैंने यहाँ प्रयोग किया, x ऑफ t हमने एज्यूम किया है कि D टू A के बाद का एक्सप्रेशन है ये। x ऑफ k जो है वो आपके n OFDM सब कैरियर्स है, n OFDM सब कैरियर्स, और TS है वो सैंपल टाइम है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये सैंपल टाइम है, बेसिकली आप किस रेट में आपके सैंपल्स IFT ब्लॉक में आ रहे हैं। और जनरली हमने देखा था TN जो होता है वो n TS होता है, n जो है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, TS है आपका सैंपल ड्यूरेशन, K है वो सब कैरियर इंडेक्स है, और T है वो कंटिन्यूस टाइम को डिनोट करता है, और n जो है वो n OFDM सब कैरियर्स है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो आपकी जो सैम्पलिंग हो रही है वो कुछ ऑफसेट के साथ हो रही है, अगर म्यू 0 होता था तो ये एक्सप्रेशन सेम एज हमने जो पहले पढ़ा है उसमें ये IDFT एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता था। अगर म्यू इक्वल टू 0 होता था तो ये IDFT एक्सप्रेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा कि म्यू इक्वल टू 0 होता था तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाती थी, 1 हो जाती थी, सॉरी, ये वैल्यू जो आपकी ये 1 हो जाती थी, और ये सिंपल एक्सप्रेशन जो होता है वो आपका IDFT या IFFT जो हमने पहले पढ़ा वो हो जाता था। तो लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो रिसीवर पे जो सैंपल आप कर रहे हैं वो कुछ ऑफसेट के साथ हो रहा है, वो ऑफसेट जो वैल्यू जो वो है म्यू, इसकी वजह से जो आपको जो टाइम डोमेन सैंपल मिल रहा है वो बेसिकली आपके कुछ ऑफसेट के साथ मिल रहा है, उसकी वैल्यू हमने म्यू से डिनोट की है, इसकी वजह से आपके एक्सप्रेशंस में ये चेंज आ गया है। तो ये देखते हैं इसकी वजह से इम्पैक्ट कैसे पड़ता है रिसीवर पे। तो अगर मैं इसका रिसीवर पे FFT लूँ, क्योंकि हमें अगर वापस x ऑफ k जनरेट करना है तो मैं x ऑफ n का FFT लेना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसका FFT लिया तो हमने देखा था 1/n ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, तो x ऑफ n e⁻j 2π ki/n, क्योंकि मेरे को ith सब कैरियर की वैल्यू पता करनी है, तो जो k इंटू i/n, तो k और i इंटू n। तो इसकी वजह से हम देखेंगे x ऑफ n को हमने वापस से इस फॉर्म में लिख दिया है। x ऑफ n हमने देखा था कि x ऑफ n जो प्रीवियस स्लाइड में अगर आपने देखा होगा, x ऑफ n को हम x ऑफ n इज नथिंग बट IDFT ऑफ x ऑफ k। x ऑफ n जो है वो IDFT है x ऑफ k का, तो उसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। ओके, तो उसके बाद आप देखोगे इसमें जो होगा फिर x ऑफ k की ये वैल्यू और ये वैल्यू और k इंटू आई, तो मैं जब जहाँ हमने ये सब्स्टिट्यूट का 7.16 यहाँ पर 7.16 को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें आप देखोगे ये जो टर्म है वो एक एडिशनल टर्म है, ये जो टर्म है वो एक एडिशनल टर्म है, ये बेसिकली टाइमिंग ऑफसेट की वजह से जनरेट हुआ है ड्यू टू टाइमिंग ऑफसेट। ये जो टर्म है एडिशनल है टर्म है वो टाइमिंग ऑफसेट की वजह से जनरेट हुआ है। इसको अगर मैं थोड़ा मैनिपुलेट करूं तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो डेल्टा के आई है वो उसकी वैल्यू तभी 1 होगी जब k इक्वल टू
आई होगी। तो इसको अगर मैं इस फॉर्मूले को एन कैंसिल हो जाएंगे तो मैं जो रिसीवर पे एक्स ऑफ आई विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ आई इंटू जे 2 पाई आई म्यू बाई एन टी एस। तो ये जो एडिशनल टर्म है ये है आपकी टाइमिंग ऑफसेट। अगर म्यू की वैल्यू 0 रहेगी तो बेसिकली आपकी कोई टाइमिंग ऑफसेट नहीं है और आपकी जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, ट्रांसमिटेड सब कैरियर है और रिसीव सब कैरियर दोनों सेम है। लेकिन ये टाइमिंग ऑफसेट की वजह से एक फेज ऑफसेट सब कैरियर पे जनरेट हो गया है। तो ये ऑब्वियस इक्वेशन, टाइमिंग ऑफसेट ओनली रिजल्ट इनटू द फेज शिफ्ट ऑफ द डेटा सिंबल विदाउट इंटर कैरियर इंटरफेरेंस। इसमें आप देखो कोई इंटर कैरियर इंटरफेरेंस नहीं है। आपकी जो सब कैरियर आई है वही आई पे मिल रही है आपको, उसमें कोई और सब कैरियर से कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन वो सब कैरियर जो मिल रहा है उसमें कोई फेज ऑफसेट है। ये फेज ऑफसेट को आप बेशक रिसीवर पे फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन से करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपने देखा होगा। टाइमिंग ऑफसेट जो है डज नॉट इंट्रोड्यूस ICI। तो ये टाइमिंग ऑफसेट जो है वो इंटर कैरियर इंटरफेरेंस इंट्रोड्यूस नहीं करता है, उसकी वजह से आपके ऑर्थोगोनैलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप इसे रिसीवर पे आराम से रेक्टिफाई कर सकते हो फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन की मदद से। तो ये भी हमने ऑब्जर्व किया है कि जो आपका अमाउंट ऑफ फेज शिफ्ट, कितना अमाउंट होगा फेज शिफ्ट का, वो डिपेंड करता है आपके सब कैरियर इंडेक्स पे। जैसे यहाँ पर आई से म्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपकी कितने अमाउंट की फेज शिफ्ट होगी वो उस पर भी डिपेंड करेगा आपकी सब कैरियर इंडेक्स कितनी है। तो जैसे मैंने बताया कि जो फेज टाइमिंग ऑफसेट है वो आपके इंटर कैरियर इंटरफेरेंस को कोई इंपैक्ट नहीं करता है, उसमें कोई ऑर्थोगोनैलिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, उसमें एक फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होता है पर सब कैरियर पे, उससे आप रिसीवर पे फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वलाइजेशन की मदद से आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफसेट की अगर बात करूं, फ्रीक्वेंसी ऑफसेट जैसे हमने देखा वो उसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि वो आपके ऑर्थोगोनैलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। और जब फ्रीक्वेंसी ऑफसेट की वैल्यू एक टारगेट थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो आप रिसीवर पे बहुत ज्यादा ICI जनरेट होगा, उसकी वजह से आपकी ऑर्थोगोनैलिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, उसकी वजह से आपकी रिकवरी में प्रॉब्लम होगी, सब कैरियर रिकवरी में प्रॉब्लम होगी। तो हमने ये समझा कि टाइमिंग ऑफसेट की वजह से OFDM में इतना प्रॉब्लम नहीं होता एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफसेट। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है डिजिटल मीडिया ब्रॉडकास्ट 3GPP जो सेलुलर स्टैंडर्ड्स है और मोबाइल वाईमैक्स का 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है। डिजिटल मीडिया ब्रॉडकास्ट 3GPP जो सेलुलर टेक्नोलॉजीज है और मोबाइल वाईमैक्स, और सबकी कैरियर फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पर और सब कैरियर स्पेसिंग भी दी है। सब में OFDM का प्रयोग किया गया एज अ मॉड्यूलेशन स्कीम और एक वेलोसिटी भी दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे हमने पढ़ा था पहले, वेलोसिटी की वजह से आपका डॉपलर शिफ्ट इंट्रोड्यूस होगा क्योंकि आपकी जो चैनल होगी वो टाइम वेरिंग चैनल में तब्दील हो जाएगी और उसकी वजह से आपको एक डॉपलर स्प्रेड का सामना करना पड़ेगा। और डॉपलर स्प्रेड हम किस तरह से निकाला था हम लोगों ने, जो मैक्सिमम डॉपलर स्प्रेड होता है हम BD के इससे डिनोट किए थे, कहीं हम लोगों ने FD के इससे भी डिनोट किया है उसे, तो V बाय लैम्डा, और V इसमें दी हुई है 120 किलोमीटर्स पर आवर। अगर V 120 किलोमीटर्स पर आवर इसे मैं पहले मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो 120 इंटू 5/18 ये वैल्यू आ जाएगी 33.3 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आ जाएगी 33.3 मीटर्स पर सेकेंड। तो BD की जो वैल्यू आएगी आपकी V है वो 33.3 है। और लैम्डा कैसे निकालेंगे, लैम्डा यानी क्या होगा C/F, C इंटू F। तो 33.3 C यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट 10⁸, और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसमें, अगर मैं DMB की बात करूँ, पहले हम DMB के बारे में सॉल्व करते हैं। तो DMB में जो कैरियर फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो आपकी दी हुई है 375 मेगाहर्ट्ज। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 375 इंटू 10⁶, क्योंकि 375 मेगाहर्ट्ज है। तो जो BD की जो वैल्यू आ जाएगी वो 41.67 हर्ट्ज है, जो यहाँ पर भी दी हुई है। तो अगर आपकी वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर आवर है तो आपकी जो मैक्सिमम डॉपलर फ्रीक्वेंसी है 41.67 हर्ट्ज हो जाएगी, और आपकी सब कैरियर स्पेसिंग 1 किलोहर्ट्ज दी हुई है। तो नॉर्मलाइज्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफसेट एप्सिलॉन वो होगी आपकी 41.6 डिवाइडेड बाय 1 किलोहर्ट्ज, वो आ जाएगी 0.0 अप्रोक्सीमेटली 42। तो ये आपकी नॉर्मलाइज्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफसेट है। इसी की तरह से हम 3GPP के लिए भी निकाल सकते हैं। 3GPP में आपकी दी हुई है, अगर BD निकालने की कोशिश करूँगा 3GPP में स्पीड वही सेम है 33.3 मीटर्स पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी सेम होगा
ये 3GPP के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 3GPP के लिए है और इसको मैं और इसमें जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ है 10⁹9। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 222.22 हर्ट्ज़ जो यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है। और इसका ऑफसेट भी उस तरह से निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 222.2 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻3। ये वैल्यू आ जाएगी 0.0148। तो इसी तरह से आप बात बगी नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी ऑफसेट की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे कोई एफडीएम सिग्नल में जो इसमें नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी ऑफसेट की वैल्यूज काफ़ी कम है इसमें, लेकिन आपकी वेलोसिटी अगर आप बढ़ाओगे और कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओगे तो आपकी नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी ऑफसेट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। उसकी वजह से आपकी ऑर्थोगोनैलिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ आ सकता है। सिमिलरली हम लोग मोबाइल वाईमैक्स के लिए भी निकाल सकते हैं। तो जिसे हमने देखा इन तीनों एग्जाम्पल में आप किस तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफसेट निकाल सकते हैं और किस तरह से आप नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी ऑफसेट निकाल सकते हो।